नमस्कार, देश प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मुंबई से मैं हूं सोहित मिश्रा और दिल्ली से मेरे साथ हैं सौरभ शुक्ला। सबसे पहले बात मुंबई की उस खबर से करते हैं, उस स्कॉर्पियो गाड़ी की जिस पर सवार होकर महाराष्ट्र की राजनीति तेजी से दौड़ रही है। बिल्कुल सोहित, जैसे कि सोहित बता रहे हैं कि स्कॉर्पियो के मालिक हिरेन मनसुख के मौत का मामले पर हंगामा बढ़ता जा रहा है। आज पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में इस मामले को उठाया और इस पर लेकर के काफी हंगामा भी हुआ और तमाम सनसनीखेज आरोप उन्होंने उद्धव ठाकरे सरकार पर लगाए हैं। फडणवीस ने मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक लदी स्कॉर्पियो केस के जांच अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जांच अधिकारी के पास 4 महीने से थी गाड़ी। फडणवीस ने तुरंत जांच अधिकारी सचिन वजे को गिरफ्तार करने की मांग की। इसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने डिप्टी सीएम अजीत पवार, गृह मंत्री अनिल देशमुख के साथ इस मामले पर आपात बैठक की। तो हमारे साथ सोहित बने हुए हैं मुंबई से। सोहित, इस पूरे मामले को लेकर के तमाम संशय, अफवाहें भी हैं। इस बात को लेकर के क्या बैकफुट पर है उद्धव सरकार, क्या कुछ चल रहा है मुंबई में इस पूरे केस को लेकर के? सौरभ, देखिए, इसमें 2 अहम किरदार आते हैं। एक हैं सचिन वजे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं और दूसरे हैं मनसुख हिरेन जिनकी हत्या या मृत्यु किस तरह से हुई इसे लेकर लगातार बवाल बना हुआ है। दरअसल ये मामला अब और पेचीदा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि मनसुख हिरेन जिनका शव 5 मार्च को मिला था, उनकी पत्नी ने अब एक बड़ा आरोप लगाया। उनकी पत्नी का कहना है कि जो स्कॉर्पियो कार दरअसल मुकेश अंबानी के घर के पास मिला था, वो स्कॉर्पियो कार नवंबर महीने से 5 फरवरी तक, यानी लगभग 4 महीनों तक उसी सचिन वजे के पास था जो इस पूरे मामले के आप कह सकते हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे। तो कहीं ना कहीं मामला जो पूरी शक की सुई है, वो जिस तरह से विपक्ष बार बार सचिन वजे के ऊपर आरोप लगा रही है, उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रही है, यही बात इशारों में आप कह सकते हैं मनसुख हिरेन की जो पत्नी है उन्होंने भी अपने बयान में कहा है। 2 अलग अलग मामले हैं। एक मामला मुकेश अंबानी के घर के पास जो स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की गई थी वो है, उसकी जांच अब एनआईए को सौंप दी गई है। तो वहीं दूसरा मामला है मनसुख हिरेन का शव मिलने को लेकर जिसकी जांच एटीएस कर रही है। लेकिन सवाल महाराष्ट्र सरकार पर भी उठ रहे हैं क्योंकि मनसुख हिरेन ने पत्र लिखा था। अब उस पत्र के बारे में भी ये कहा जाता है जिसमें उन्होंने सुरक्षा की मांग की थी कि वो पत्र सचिन वजे के कहने पर लिखा गया था। तो आखिर सचिन वजे को लेकर महाराष्ट्र सरकार फिलहाल बैकफुट पर है। विपक्ष की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि उन्हें या तो गिरफ्तार किया जाए या उनके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई की जाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बल्कि अब महाराष्ट्र सरकार की ओर से मोहन देलकर जो 7 बार के सांसद थे जिन्होंने मुंबई में आत्महत्या किया, उसका मामला उठाया जा रहा है। और साथ साथ आपको याद होगा अन्वय नाइक जो रिपब्लिक के मामले में सामने आए थे, जिन्होंने आत्महत्या की थी, जिसकी वजह से अर्नब गोस्वामी को 7 दिनों तक जेल में भी रहना पड़ा था। इन दोनों मामलों को उठा रहे हैं। लेकिन ये दोनों मामले इसलिए उठाने पड़ रहे हैं क्योंकि पूरे बजट सत्र में आज के दिन खास तौर पर पूरा जो दिन था वो केवल इसी एक मामले पर सरकार को घेरने की कोशिश न केवल बीजेपी ने की बल्कि घेरती हुई नजर आई। और अब इसमें आगे क्या कुछ कदम उठाया जाता है। एक और दिन है, कल आखिरी दिन है महाराष्ट्र के बजट सत्र का। तब तक सचिन वजे पर क्या कोई कार्रवाई की जाती है या उसके बाद कुछ कार्रवाई की जाती है या इसमें देवेंद्र फडणवीस और क्या कुछ कहते हैं, ये देखना अहम होगा। जी, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया सोहित। तो अब मुंबई से रुख करते हैं दिल्ली का। दिल्ली सरकार ने इस साल का बजट आज पेश कर दिया है और इस बजट में देशभक्ति पर दिल्ली सरकार का बहुत जोर है। बच्चों को स्कूल में देशभक्ति का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से शरद शर्मा मौजूद हैं। शरद, इस बार का बजट कैसे अलग है और देशभक्ति के पाठ्यक्रम के बारे में क्या कुछ निर्धारित किया गया है और वैक्सीन को लेकर के क्या बड़ा ऐलान कर सकती है सरकार, कितना बजट रखा गया? बताइए हमारे दर्शकों को कि इस बार बजट में क्या है खास दिल्ली के। देखिए, इस बार के बजट को दिल्ली सरकार ने, दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने देशभक्ति बजट का नाम दिया है। इससे पहले कुछ बजट ऐसे हुए हैं, जैसे एक बजट था उसको ग्रीन बजट नाम दिया था, उससे पहले एक बजट हुआ स्वराज बजट नाम दिया था, तो इसको देशभक्ति बजट नाम दिया है। और कारण यह बताया है कि क्योंकि हम जिस समय अभी बैठे हुए हैं ये वो समय है जब देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने वाले हैं। तो इसीलिए आज़ादी के 75 साल का जश्न मनाने के लिए इस समय को या इस बजट को देशभक्ति का नाम दिया गया है। और इसमें
45 करोड़ रुपए तो अकेले इसी बात के लिए हैं कि दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा कि कनॉट प्लेस में एक विशाल ऊंचा तिरंगा लगा हुआ है। उसी तर्ज पर 500 तिरंगे जो हैं दिल्ली भर में जगह जगह पर लगाए जाएंगे। बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह के बारे में लोगों को उनके जीवन के बारे में प्रचार करने के लिए भी 10-10 करोड़ रुपए जो हैं एलोकेट किए गए हैं। तो ये तो है देशभक्ति बजट जो दिल्ली सरकार ने कहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरा बजट ही सिर्फ देशभक्ति के इर्द गिर्द घूम रहा है। ये केवल उनका फोकस है, तवज्जो है, या इसको उन्होंने शोकेस किया है। वैक्सीन को लेकर जो है दिल्ली सरकार ने घोषणा कर दी है कि सरकारी अस्पताल में अभी तो केंद्र सरकार वैक्सीन लगवा रही है, लेकिन कल को अगर केंद्र सरकार वैक्सीन जो लग रही है सरकारी अस्पतालों में वो बंद करती है किसी योजना के तहत, या आम लोगों को जब से वैक्सीन लगनी शुरू होगी, तो उस योजना को दिल्ली सरकार अपना लेगी और दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन, कोरोना की वैक्सीन फ्री लगती रहेगी। इसके लिए दिल्ली सरकार ने 50 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये केवल बजट देशभक्ति की तरफ नहीं है या फिर कोविड वैक्सीन की तरफ भी नहीं है। दिल्ली सरकार ने ये बजट भी हमेशा की तरह अपना शिक्षा स्वास्थ्य पर फोकस रखा है। करीब 16,000 करोड़ रुपए शिक्षा पे रखे हैं, जो कि कुल बजट का करीब 24% है, और स्वास्थ्य के लिए करीब 10,000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने रखे हैं, जो कि कुल बजट का 14% है। कुल 69,000 करोड़ का बजट जो है दिल्ली सरकार ने पेश किया है। लेकिन जो देशभक्ति है वो इसलिए भी है सौरभ, क्योंकि बीजेपी जो राष्ट्रवाद है या वो जो है बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार है। तो आम आदमी पार्टी को अगर बीजेपी से टक्कर लेनी है तो राष्ट्रवाद का हथियार चलाना पड़ेगा, और ये जो देशभक्ति का बजट है ये उसकी एक कड़ी है। सौरभ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शरद। तो कहीं ना कहीं दिल्ली के बजट में शिक्षा जिसे लेकर हमेशा बातचीत की जाती है वो तो देखने ही मिला, लेकिन साथ में देशभक्ति को लेकर भी हमने कई सारी चीज़ें देखी। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी के सांसद हैं कौशल किशोर, उनके बेटे ने एक वीडियो जारी कर खुद को निर्दोष बताया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पत्नी और उनके परिवार वालों का ये पूरा साजिश है और वो समय समय पर उन्हें ब्लैकमेल भी करते रहते हैं। इस मुद्दे पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कमाल खान। कमाल सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब से ये मामला सामने आया है कई सारी चीज़ें सामने आ रही हैं और अब ये इनका एक वीडियो सामने आया जिसमें खुद को निर्दोष बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा हमेशा बना रहता है, और 6 दिन पहले ये हुआ था कि अचानक रात में जो एमपी हैं उनके बेटे को गोली लगी और वो ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। तो इसके बाद पूरा जो पुलिस प्रशासन है वो हिल गया था। उनको लगा कि अब तो एमपी के बेटे को ही गोली मार दी गई। लेकिन जब पुलिस ने वहाँ पे मौजूद एमपी के बेटे के जो साले हैं उनसे पूछताछ की, तो उनका ये कहना था कि एमपी के बेटे जो आयुष हैं उन्होंने खुद अपने ऊपर गोली चलवाई थी, अपने साले से गोली चलवाई थी, इसलिए ताकि वो अपने दुश्मनों को फंसा सकें अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में। इस पे साले के खिलाफ तो कार्रवाई हो गई, उसको जेल भेज दिया गया। लेकिन अब जो एमपी का बेटा अस्पताल से फरार हो गया था, उसने आज एक वीडियो वायरल किया है जिसमें उसका कहना है कि उसकी बीवी ने अपने भाई से मिलकर के मेरी हत्या की साजिश की और मेरे ऊपर गोली चलवाई थी, मैंने अपने ऊपर गोली नहीं चलवाई है। यही बात जो एमपी की पत्नी है और बीजेपी के एमएलए हैं वो भी अपने बेटे के समर्थन में बोल रही हैं और अपनी बहू के खिलाफ बोल रही हैं। लेकिन बहू का कहना है कि उनका बेटा जो है, जो बयान देना चाहता था पुलिस को, चूंकि बहू ने उसकी हाँ में हाँ मिला करके वो बयान नहीं दिया है, इस वजह से वो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है। बहू आज थाने गई थी, वो एमपी और उनके परिवार से सुरक्षा मांगने के लिए। उसको पुलिस ने प्रोटेक्शन दिया है और उसने एक तहरीर भी दी है इन लोगों के खिलाफ। जो एफआईआर अभी लॉन्च नहीं हुई है, पुलिस का कहना है कि जांच के बाद एफआईआर लॉन्च की जाएगी। अब एमपी का बेटा जब यहाँ आ जाता है, उससे पूछताछ होती है, तो तब ये साफ हो पाएगा कि वो जो इल्ज़ाम लगा रहा है वो सही है या उनकी बहू जो कह रही है वो ज़्यादा सही है। कमाल, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो कमाल बता रहे हैं कि कैसे बीजेपी सांसद के बेटे पर जो हत्या करने की कोशिश की गई, उनकी हत्या करने की, तमाम इसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। देश प्रदेश में वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद तमाम खबरें। देश प्रदेश में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर 3 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है, किसान आंदोलन जारी है।
जिसके चलते दिल्ली की टीकरी बॉर्डर के पास तमाम उद्योग धंधे हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन जो मालिक हैं, हजारों फैक्ट्री मालिक, उद्योग धंधे जिनको सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, वो सरकार और प्रशासन से बेहद नाराज हैं। इनकी नाराजगी की वजह क्या है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला। रवीश, क्या कुछ इन लोगों को नाराजगी है, किसानों से क्या नाराजगी है, और सरकार पर ये किस तरीके से गुस्सा कर रहे हैं? क्या कुछ सड़कें बंद की गई हैं, क्या है असली खबर? जी देखिए, 3 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है टीकरी बॉर्डर पर किसानों को धरने पर बैठे हुए। बहादुरगढ़ के आसपास ये सारे किसान बैठे हुए हैं। तकरीबन अभी भी उनकी तादाद 10 से 15 हज़ार के करीब में है। जो वहाँ के जो बिजनेस के कम्युनिटी के लोग हैं, उनका ये कहना है कि वो पहले ये समझ रहे थे कि 10 से 15 दिन शायद ये किसान आंदोलन चले, लेकिन अब चूंकि सरकार किसानों के साथ में बातचीत नहीं कर रही है, तो इसके चलते लग ये रहा है कि ये किसान आंदोलन ज़्यादा दिन तक अब चलेगा। तो यही वजह है कि उन लोगों का ये कहना था कि अगर ये ज़्यादा दिन तक चलेगा तो इससे बिजनेस के ऊपर में प्रभाव पड़ेगा उनके। अभी हालांकि जो उनका बिजनेस है उस पर अभी प्रभाव पड़ना शुरू हो चुका है, और तकरीबन उनका ये कहना है कि 40 से 50% जो है वो प्रोडक्शन उनके कंपनियों की कम हुई है, क्योंकि रॉ जो मटेरियल है वो उनकी फैक्ट्री तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो उनका ये कहना है कि और एक ग्रुप जो है वो बहादुरगढ़ के उद्योगपतियों का वो किसानों से भी मिला है। तो किसान इस बात पर राजी हो गए हैं कि एक जो सड़क की सर्विस लेन है उसको खोल दिया जाए, ताकि ज़्यादा जो प्रभाव है वो जो फैक्ट्रियां हैं उन पर न पड़े। तो अब देखना होगा कि जो उद्योगपति हैं, ये उनका कहना है कि सरकार को किसानों से बातचीत करना चाहिए और इस मसले का हल निकालना चाहिए, लेकिन सरकार बातचीत नहीं कर रही है और किसान यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। तो इससे किसान भी परेशान हैं और व्यापारी भी परेशान हैं। तो ये व्यापारियों का कहना है कि जल्द से जल्द इसका हल निकाले जाना चाहिए। हालांकि दिल्ली पुलिस ने तमाम सारे ऐसे रास्ते भी हैं जिनको बंद कर रखा है, जिनके स्थानीय लोगों का कहना है कि ये रास्ते खोले जा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन रास्तों को बंद कर रखा है। तो इस बात को लेकर भी दिल्ली पुलिस के ऊपर में नाराज हैं जो व्यापारी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवीश। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, क्योंकि देश भर की अगर बात करें तो जो ऑनलाइन फ्रॉड के मामले हैं वो लगातार तेज़ी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो बाबा रामदेव की जो संस्था है पतंजलि, वहाँ पर इलाज के नाम पर लाखों की वसूली कई लोगों से की गई है। सौरभ, आप अगर बता सकें कि क्या है पूरा मामला, क्या कुछ सामने आया है? बिल्कुल सोहित, हम सब जानते हैं कि पतंजलि एक बहुत बड़ा ब्रांड है और लोग आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे, और लोगों को लगता है जो गंभीर बीमारियां हैं उसका इलाज पतंजलि में, जो कि हरिद्वार में है, वहां पर किया जा सकता है। ऐसे मामला आया दिल्ली की सरिता विहार में। मोहन भट्ट और उनकी पत्नी है, उन्होंने अपने बच्चे के इलाज के लिए योगपीठ में उनको जाना था। उन्होंने गूगल किया और गूगल में पतंजलि की एक फर्जी वेबसाइट बनी हुई थी, उसमें एक फर्जी नंबर था। उन्होंने उस नंबर पे फ़ोन किया, वहाँ पर प्रकाश शर्मा नाम के शख्स ने उनका फ़ोन उठाया और उनसे बोला कि जी बिल्कुल आपने सही नंबर आपने फ़ोन किया है, हम बिल्कुल इन बच्चे का इलाज करेंगे, हम एक अकाउंट नंबर आपको भेजते हैं, उस पर आप 45,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दीजिए रजिस्ट्रेशन के नाम पर। उनको भी लगा, भट्ट परिवार को भी लगा कि नहीं सही है, और उसने जो अकाउंट नंबर भेजा उसका जो अकाउंट नाम था वो भी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड करके था, IFSC कोड भी हरिद्वार का था। वो लोग कन्विंस हो गए, उन्होंने 45,000 रुपये उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। लेकिन फिर एक दिन बाद वापस उस व्यक्ति का फ़ोन आता है, वो 25,000 रुपये की मांग करता है। वो फिर वापस से 25,000 ट्रांसफ़र करने जाते हैं, लेकिन वो ट्रांसफ़र नहीं होता है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है। फिर वो वापस बार बार फ़ोन करता है पैसे के लिए, तो उनको लगता है कि यार कुछ गड़बड़ है। तो वो अपने कुछ जानकार लोग हैं जो पतंजलि में लोगों को जानते हैं, उनसे फ़ोन करके पूछते हैं, भट्ट साहब कि क्या वाकई में इस नाम का एक शख्स है, क्या आप इस ट्रीटमेंट के लिए 45,000 रुपये ले रहे हैं? पतंजलि से उनको बताया जाता है कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल एक फर्जी आदमी है जो कि पतंजलि के नाम पर धोखाधड़ी कर रहा है, और आप जाइए पुलिस के पास। फिर मोहन भट्ट साहब जाते हैं पुलिस में, और जब दिल्ली पुलिस में वो कंप्लेन दर्ज कराते हैं, मुकदमा दर्ज कराते हैं सोहित, तो दिल्ली पुलिस से पता चलता है कि ये पहला मामला नहीं है, एक और साहब है जिनसे 4.5 लाख रुपए ठगे जा चुके हैं। तो ऐसे जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लगातार कुछ जो धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं वेबसाइट पर फर्जी वेबसाइट डाल के अपना नंबर डाल देते हैं और लोगों से रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसा वसूलते हैं, और जब
कुछ सामने चीजें आती हैं तो फिर वो भाग खड़े होते हैं। तो फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, FIR कर ली है, उस पूरे मामले में जांच की जा रही है। सोहित जी जी, तो अब आज के लिए देश प्रदेश में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए NDTV इंडिया पर।